एपिसोड की शुरुआत उसी चेंबर से होती है जहाँ पर जेड और तेबेथा दोनों फंसे हुए होते हैं। ये दोनों बिना समय बिगाड़े हड्डियों को बैग में भरने लगते हैं और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो चेंबर के बाहर खड़े होते हैं और बाहर बॉयड और उसकी टीम रेडियो पर जेड के सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं। अब हड्डियां इकट्ठा करते हुए तेबेथा जेड को बोलती है कि वो पहले से सिग्नल भेज दे ताकि उनके पास सीढ़ी से बच के निकलने का रास्ता पहले से रहे। पर जेड उसे यहाँ पर रोकता है और उसे असली सच बताता है। वो उसे ये बताता है कि ये हड्डियां असल में उन मॉन्स्टर्स को रोक ही नहीं सकती। अगर वो पेड़ उखड़ा तो वो मॉन्स्टर्स उस चेंबर के अंदर आ जाएंगे और उनके पास बचने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं होगा। वो बस चाहता था कि बॉयड इन दोनों को इस टनल के अंदर आने दे ताकि ये इन हड्डियों को ऊपर ले जा सके। जेड तेबिथा को विश्वास दिलाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे यहाँ से निकलने देगा और वो अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान को भी सेक्रीफाइस कर देगा। हड्डियां इकट्ठा करने के बाद में जेड रेडियो से सिग्नल भेजता है और बॉयड की टीम ऊपर से पेड़ उखाड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही ये पेड़ उखड़ के अलग हो जाता है तो ये मॉन्स्टर्स भी इस चेंबर के अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे ही ये पेड़ उखड़ जाता है तो इस चेंबर के अंदर धूप आने लगती है और ये मॉन्स्टर्स इस धूप के अंदर खड़े नहीं रह पाते और इसी तरीके से जेड और तेबिथा दोनों बच जाते हैं। अब बॉयड की टीम को मौका मिल जाता है और ये ऊपर से नीचे सीढ़ी फेंक देते हैं। अब तेबिथा उन हड्डियों को बैग में भर के ऊपर चढ़ने लगती है और इन मॉन्स्टर्स का चेहरा भी देखने लायक होता है क्योंकि ये लोग भी असल में डरे हुए होते हैं। तेबिथा इस रस्सी के ऊपर चढ़ती जा रही होती है पर ये रस्सी आगे जाके टूट जाती है और तेबिथा वापस नीचे गिर जाती है। इसके बाद में अचानक से पूरा आसमान काला हो जाता है और चारों तरफ बादल फैल जाते हैं। अब इन मॉन्स्टर्स को इनके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और ये इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स इनके पास आ पाते हैं इससे पहले यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। शेरिफ ऑफिस के अंदर विक्टर अभी भी जेल में होता है और उसे बचाने के लिए केनी उसे बाहर निकाल लेता है। विक्टर अभी भी केनी से यही बात कह रहा होता है कि इन लोगों को उस पेड़ को नहीं उखाड़ना चाहिए था। अब भूकंप के खत्म होते ही ये मॉन्स्टर्स जेड और तेबिथा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार तेबिथा को यहाँ पर एक और रास्ता मिल जाता है और इस रास्ते से ये दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। अब ऊपर से बॉयड इन दोनों को चिल्ला करके बुला रहा होता है जिसकी वजह से जंगल के बाकी मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं। अब ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा चिल्ला करके आ रहे होते हैं जिसकी वजह से बाकी लोग यहाँ पर डर जाते हैं, लेकिन बॉयड इस जगह पर और भी ज्यादा टाइम रहने का सोचता है। लेकिन अब ये मॉन्स्टर्स इन्हें बहुत ही तेजी से चारों तरफ से घेरने लगते हैं। ये सारे लोग यहाँ से बचकर भागकर अपनी कार में जा रहे होते हैं, लेकिन इनमें से एक इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। बॉयड यहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ कर उसे बचा लेता है और इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर शूट भी कर देता है और ये लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकल लेते हैं। टनल के अंदर जेड और तेबिथा अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं और इनके पीछे मॉन्स्टर्स भी भागते जा रहे होते हैं। इसके बाद जेड और तेबिथा दोनों एक डेड एंड पे पहुंचाते हैं जहाँ पर भागने का और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय एक छोटे रास्ते के जो कि लकड़ियों से बंद होता है। इन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर पीछा करते हुए इनके पास आ ही जाता है, लेकिन तभी एक और भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से इस जगह का एंट्रेंस बंद हो जाता है। बॉयड और बाकी सब कार के अंदर टाउन में जा रहे होते हैं और यहाँ पे इस औरत की हालत और ख़राब हो जाती है। इस औरत को लगता है कि ये टाउन इन्हें अब सज़ा देगा क्योंकि इन्होंने इस जगह को नाराज़ कर दिया है। रास्ते में जाते हुए इनकी गाड़ी के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसकी वजह से ये औरत और भी ज़्यादा डर जाती है और ये औरत बॉयड की बंदूक लेके खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे बॉयड उस बंदूक को छीन लेता है और गोली गाड़ी की कांच पे जाके टकरा जाती है जिससे गाड़ी का कांच टूट जाता है। हॉस्पिटल में मारी और फातिमा सारा सामान ठीक कर रहे होते हैं जो कि भूकंप की वजह से बिखर गया होता है। यहाँ पर फातिमा को एलिस की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही होती है और ये यहाँ से बाहर जाकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मारी इसे यहाँ पर रोक लेती है और फातिमा इस बात पर मैरी पर भड़क जाती है। वो इससे कुछ पूछ पाती उससे पहले इसे एक विजन दिख जाता है। उसे यहाँ पर दिखता है कि स्माइली इसी हॉस्पिटल की तरफ आ रहा है। अब स्माइली भी मोस्ट प्रोबेबली फातिमा से मिलने के लिए यहाँ पे आता है। मेरी फातिमा से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्माइली इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो जैसे ही ताबीज़ को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि ताबीज़ तो वहाँ पर नहीं है। ताबीज़ भूकंप की वजह से कहीं पर गिर चुका होता है। मेरी उस ताबीज़ को लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ताबीज़ उसके हाथ से बहुत दूर होता है। जब तक उसके हाथ में ताबीज़ लग पाता तब तक स्माइली हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। ये दोनों अपनी जान बचा करके हॉस्पिटल के अंदर वाले रूम में भागने लगते हैं और स्माइली इनका पीछे करने लगता है। स्माइली इनका पीछा करते हुए हॉस्पिटल के अंदर वाले रूम में भी आ जाता है और यहाँ पर मैरी फातिमा को बचाने लगती है। मैरी स्माइली को डराने के लिए ड्रॉर से चाकू निकालती है और उसे चाकू दिखाने लगती है, लेकिन स्माइली भी अपने एक ही वार से मैरी का पेट चीर के रख देता है। अब स्माइली मैरी को पूरा खत्म कर पाता इससे पहले ही फातिमा उसे रोक लेती है। अब स्माइली फातिमा से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वहाँ से स्माइल करता हुआ वापस चला जाता है जैसे कि वो यहाँ पे कोई प्लान पूरा करने के लिए आया हो। स्माइली अब वापस से हॉस्पिटल से जा रहा होता है और उसे रास्ते में क्रिस्टी और एलिस दोनों गाड़ी में आते हुए मिलते हैं। ये दोनों स्माइली को हॉस्पिटल के पास देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि स्माइली इन दोनों को देख करके बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। ये लोग अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल के बाहर ही रोक करके हॉस्पिटल में भाग कर जाते हैं।
यहाँ पर क्रिस्टी मारी को बहुत ही बुरी हालत में देखती है। उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया होता है और क्रिस्टी को आने में बहुत देर हो गई होती है। मैरी का बहुत सारा खून पहले से ही बह चुका होता है और इसीलिए उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें डाइनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी और एल्जिन दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सोफी एल्जिन को भी एक ऑफर देती है। सोफी एल्जिन को ऑफर देती है कि अगर एल्जिन उसकी मदद करेगा तो वो क्लारा की तरह एल्जिन को भी इस टाउन से बाहर निकलने में मदद करेगी। वो एल्जिन से कहती है कि ये अंधेरा भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। एल्जिन यहाँ पर बच के भागने की कोशिश करता है लेकिन क्लारा उसका रास्ता रोक लेती है। एल्जिन की इस हरकत की वजह से सोफी को पता चल जाता है कि वो असल में इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। वो एल्जिन के हाथों को अपने हाथों में लेती है और उसकी बॉडी के अंदर अपना खून ट्रांसफर करके एल्जिन को मार देती है। इसके बाद में वो क्लारा को बोलती है कि एल्जिन की बॉडी को ठिकाने लगा दे और वो इस जगह से चली जाती है। कॉलोनी हाउस के अंदर हेनरी लाइट का लैंप लेके कुछ करने का सोच रहा होता है और डोना उसे ऐसा करते देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। वो हेनरी को यहाँ पर एडवाइस करती है कि वो शेरिफ स्टेशन जा करके विक्टर से मिल ले जिससे उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। हेनरी यहाँ पर इस रूम को साफ करने का नाटक कर रहा होता है और उसे यहाँ पर सामान साफ करते हुए पीच के डब्बों के अंदर कुछ बंदूक की बुलेट्स मिल जाती है। हेनरी इन बुलेट्स के बारे में डोना से पूछता है और डोना उसे बताती है कि पहले विक्टर के पास में गन थी लेकिन बाद में वो गन बॉयड ने अपने पास में रख ली और उस बंदूक को शेरिफ स्टेशन में ही कहीं पे रखा होगा। यहाँ पर हेनरी को सपने वाले विक्टर की बात याद आती है। याद आता है कि उसे सपने से निकलना था और वो एक प्लेन बनाने लगता है। अब हॉस्पिटल में बॉयड बाकी लोगों से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर रैंडल बाहर ही बैठा होता है। वो बॉयड को सारी बातें बता देता है और बॉयड सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके फातिमा से मिलता है। इसके बाद में वो क्रिस्टी से मिलता है जो कि अब पूरी तरीके से मेंटली ब्रेकडाउन हो गई थी। यहाँ क्रिस्टी बॉयड को देख करके रोने लग जाती है और बॉयड क्रिस्टी को यहाँ पर संभालता है। पूरे टाउन में शांति होती है लेकिन अचानक से एक लाल बिजली जहाँ पर पेड़ गिरा था वहाँ से निकल करके आसमान में घुस जाती है और इस बिजली की आवाज़ इतनी तेज होती है टाउन के सारे लोग बाहर आकर इस बिजली को देखने लगते हैं। अब कॉलोनी हाउस में एक गाड़ी आके रुकती है पर इस गाड़ी के अंदर तबीयता नहीं होती जिसकी वजह से इथन बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। और इधर सोफी टाउन के सारे तालिस्मान वाले पत्थरों को निकाल करके एक बैग में इकट्ठा कर रही होती है। इसके बाद में हेनरी शेरिफ स्टेशन आ जाता है और यहाँ पर वो पहले तो चेक करता है कि कोई है कि नहीं और उसके बाद में यहाँ पर गन को ढूंढने लगता है। थोड़ा ढूंढने के बाद में उसे एक गन मिल जाती है। वो इस गन को छुपा करके यहाँ से निकल ही रहा होता है कि इससे पहले ही केनी वहाँ पर आ जाता है। वो केनी को भी यहाँ पर बेवकूफ़ बना देता है और यहाँ से निकल लेता है। अब इथन को संभालने के लिए जूली और डोना दोनों उसके पास में बात करने के लिए आते हैं लेकिन जैसे यहाँ पर इससे बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से रूम के सारे सामान अपने आप बचने लग जाता है। इसकी वजह से इथन और भी ज़्यादा डर जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। जूली उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा लेकिन यहाँ पर इथन इतना ज़्यादा डर गया होता है कि वो बोलता है कि टाउन के सारे लोग मारे जाएंगे, अकेला रहना होगा। लेकिन जूली यहाँ पर उससे वादा करती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। बॉयड अब वापस से शेरिफ स्टेशन आ जाता है और उसके पीछे पीछे डैनी और सेरा भी शेरिफ स्टेशन आ जाती है। डैनी बॉयड से कहती है कि इन्हें उन हड्डियों को लाना होगा जो कि अभी नीचे उन टनल्स के अंदर है। बॉयड इतना सब देख करके आगे और कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि वो भी इतने सारे हादसों को देख करके डर गया था और वो आगे और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी सारा इन्हें बताती है कि रेडियो के ऊपर अभी भी इन्हें सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब साफ था कि जेड और तेबिथा अभी जिंदा है। जेड इन लोगों को रेडियो से सिग्नल भेजे जा रहा था लेकिन यहाँ पर इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। हॉस्पिटल में ये लोग मेरी की डेड बॉडी को लेकर के चर्च में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बॉयड आ जाता है और वो इन लोगों से मिलता है। क्रिस्टी और रैंडल डेड बॉडी को लेकर के चर्च के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर बॉयड एलिस और फातिमा को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। यहाँ पर फातिमा बॉयड को बताती है कि वो इन मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर सकती है और इनके बीच में एक कनेक्शन है। और बॉयड इन लोगों को बताता है कि जेड और तेबिथा भी जिंदा है और बॉयड उन दोनों को नीचे बचाने के लिए जा रहा है। इस बात पे एलिस और फातिमा भी बॉयड के साथ आने के लिए कहते हैं। अब कॉलोनी हाउस के अंदर हेनरी गन को रिलोड कर रहा होता है और जब यहाँ पर विक्टर आ जाता है तो वो इस बंदूक को छुपा लेता है। विक्टर यहाँ पे हेनरी से कहता है कि उसने यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जैसे ही उसने हेनरी को उस येलो सूट वाले आदमी की ड्राइंग दिखा दी उसके बाद से ही हेनरी का बर्ताव बिगड़ गया। अब यहाँ पर हेनरी विक्टर से कहता है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है क्योंकि ये सब कुछ असली है ही नहीं और ऐसा कह करके वो बंदूक को बाहर निकाल लेता है। वो विक्टर को यहाँ पर शूट करने ही वाला होता है लेकिन इतने में यहाँ पर इथन आ जाता है जिसकी वजह से हेनरी का ध्यान भटक जाता है और विक्टर मौका देख करके हेनरी के हाथों से बंदूक गिरा देता है। अब क्लारा टाउन के बचे कुछ सारे तालिस्मान पत्थरों को लेकर के सोफी के पास में आ जाती है और सोफी इन सारे पत्थरों को ले जा करके जंगल में चली जाती है। बॉयड, एलिस और फातिमा जेड और तेबिथा को बचाने के लिए इस टनल के अंदर आ जाते हैं और जेड और तेबिथा इस जगह से निकलने के लिए बच्चों की हड्डियों को इस्तेमाल करने का सोचते हैं। वो इन हड्डियों से इस जगह की लकड़ियों को तोड़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं
अब टेबेथा यहाँ पर एक स्कल को उठाती है और इसे एक विजन आता है। इस विजन के अंदर उसे ये लड़की दिखती है जिसका ये स्कल होता है और टेबेथा शायद इस लड़की को असल में जानती थी। अब जेड यहाँ पर इन लकड़ियों को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर के बॉयड यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आ जाता है। बॉयड बंदूक से शूट करके इन लकड़ियों को तोड़ लेता है और जेड और टेबेथा को बाहर निकाल लेता है। लेकिन फातिमा को यहाँ पर सेंस हो जाता है कि ये मॉन्स्टर्स को पता चल गया है कि बॉयड ये सब यहाँ पर हैं और ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। इन लोगों को बचाने के लिए फातिमा भी इन मॉन्स्टर्स की जैसे ही बन जाती है और इन मॉन्स्टर्स को रोक लेती है। इतने में बॉयड और बाकी सारे यहाँ से निकल लेते हैं। एपिसोड की एंडिंग में सोफी जंगल के अंदर घूम रही होती है और इसे वही सफेद कपड़े वाला लड़का दिखता है। इनकी बातों से लग रहा होता है कि ये दोनों असल में राइवल है और ये लड़का सोफी से कहता है कि टाउन के लोगों को हड्डियां मिल चुकी है, जिसके बदले में सोफी उससे कहती है कि टाउन के लोगों ने बोतल वाला ट्री गिरा दिया है और इनके सारे पत्थर अब मेरे पास में है। ये लड़का सोफी से कहता है कि इस बार शायद तुम हार जाओगे और सोफी इन सारे पत्थरों को एक दूसरे बोतल वाली ट्री के अंदर फेंक देती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।